Our next topic is total internal reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने में आसान है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हर कभी नहीं हो जाता है. कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें सेटिस्फाई करेंगे तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है. पहली कंडीशन है कि जो लाइट है उसे डेंस से रेयर मीडियम की तरफ जाना पड़ेगा. यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ तब देखने को मिलता है व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम. और दूसरी कंडीशन है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए. तो क्रिटिकल एंगल क्या है और ये दूसरी कंडीशन क्या है, लेट अस सी. तो सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखना है तो पहली कंडीशन क्या है, लाइट को डेंस से रेयर मीडियम की तरफ जाना है. और दूसरी कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो सपोज लेट अस कंसिडर दिस एज द बाउंड्री और यहां पे रेयर मीडियम है ऊपर की तरफ और यहां नीचे डेंस मीडियम है. और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है. नाउ इसके रे डायग्राम्स बनाते हैं. तो ऑब्जेक्ट से जो रे सीधी जाएगी वो तो सीधा आर पार हो जाएगी विदाउट एनी बेंडिंग. So this is the first ray as it is. Now let us consider this second ray. So this is the second ray. Now let me draw the normal. When light goes from dense medium to rare medium, it bends away from normal. तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर बेंड हो जाएगी. आप देख सकते हो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये सरफेस के थोड़ा नज़दीक आ गई है. करेक्ट. ये जो निकली है बाहर रिफ्रैक्ट होके जो रे निकली है, रिफ्रैक्टेड रे, वो इस सरफेस के नज़दीक आ गई है. नाउ लेट अस सी दिस रे. इस रे को ध्यान से देखो. जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो ये कुछ ऐसी चली जाएगी. आप देख सकते हो कि एक रे ऑफ लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई और यहां आ गई. ये देखो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा था, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बड़ा हो गया है. तो जो रिफ्रैक्टेड रे है ये सरफेस के और नजदीक आ गई. नाउ अगर अब ये केस देखो, एक रे यहां जा रही है, यहां पे नॉर्मल बनाते हैं. अब क्या होगा, देखो रिफ्रैक्टेड रे धीरे धीरे, ये पहले सरफेस से थोड़ा दूर थी, ये सरफेस के और पास है. अब जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो इतनी बेंड हो जाएगी कि वो सरफेस के ही पैरेलल हो जाएगी. दिख रहा है. सो पहले केस में रिफ्रैक्टेड रे सरफेस से थोड़ी दूर है, दूसरे केस में रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के और पास आ गई है, और तीसरे केस में अब रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के ऊपर ही है. इस एंगल को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा सी. तो क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल when light travels from denser to rarer medium. Then the angle of incidence at which, then the angle of incidence for which रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है, फॉर विच रिफ्रैक्टेड रे just grazes the surface
of the two mediums. So when light travels from denser to rarer mediums, then the angle of incidence for which refracted ray just grazes the surface of two mediums is called critical angle. ओके तो जब क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल जितना हो जाता है तो जो रे ऑफ लाइट है वो जस्ट ग्रेस करती है. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाए, ये देखिए फोर्थ केस, ये फोर्थ केस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. देखो ये एंगल बहुत बड़ा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो गया है. उस केस में ये जो लाइट है ये पूरी की पूरी वापस रिटर्न आ जाती है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है. दिस रे विल गो लाइक दिस एंड रिटर्न बैक. ये रे ऐसे जाके रिटर्न हो रही है. इस फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं. So what is total internal reflection? If the light is traveling from denser to rarer medium and the angle of incidence is greater than critical angle, then the incident ray rebounds या reflects back into the dense medium. This phenomena is called total internal reflection. तो यहाँ लिख देता हूँ, total internal reflection. When light travels from denser to rarer medium, the angle of incidence should be greater than critical angle, then the incident ray reflects back to the dense medium. This phenomena is called टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. शॉर्ट में इसको TIR लिखेंगे. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए? पहले तो रे डेंस से रेयर मीडियम में जाना चाहिए. दूसरा, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. ओके, और क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जब इंसिडेंट रे आएगी और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस तरह से सरफेस के ऊपर चलने लगेगी, जस्ट ग्रेज द सरफेस. सो दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. नाउ लेट अस डिराइव फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल के लिए एक डेंस मीडियम, एक रेयर मीडियम, ये हमारा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से एक रे निकली और ये क्रिटिकल एंगल जितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल जितना हो गया. तो ये डेंस मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ऑब्जेक्ट है, रे निकली, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल जितना हो गया. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल जितना हो जाता है तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो इस तरह से आती है बाहर. दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री है. अब डेरिवेशन देखिए, डेरिवेशन आसान है. डेरिवेशन ऐसा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर या डेंस भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस और यहां पे रेयर इक्वल टू, रेयर के सामने एंगल है R तो यहां पे साइन R, डेंस के साथ एंगल है I, साइन I. अब आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस विद रिस्पेक्ट टू रेयर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, म्यू डेंस बाय म्यू रेयर. R तो 90 है, साइन 90 1 होता है, अपॉन I तो साइन थीटा सी है, साइन थीटा सी. देयरफॉर साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, उल्टा कर रहा हूं, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस मीडियम.
ये है फॉर्मूला क्रिटिकल एंगल का जो आपको बाय हार्ट होना चाहिए. So the sign of critical angle is refractive index of rare medium upon refractive index of dense medium. अब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं. इसका जो पहला एप्लीकेशन है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड. आपने देखा होगा डायमंड एक बहुत ही ब्राइट ऑब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से चमकता है, बहुत ही उसमें एक ब्राइटनेस होती है, एक चमक होती है. वो चमक क्यों होती है, वो ब्राइट इतना क्यों दिखता है, वाई इज इट सो नाइस, लेट अस सी. तो जब कोई भी डायमंड आपको किसी खदान से, किसी माइन से कोई डायमंड मिलता है, तो वो डायमंड इतना ब्राइट नहीं होता. उस डायमंड को एक पर्टिकुलर तरीके से कट किया जाता है और फिर उसे एक पर्टिकुलर शेप दिया जाता है. ये देखिए, तो इसको कुछ एक पर्टिकुलर शेप देते हैं उस डायमंड को. तो दिस इज द शेप गिवन टू द डायमंड. तो डायमंड को एक फिक्स्ड शेप देते हैं. सो लेट अस कंसीडर दिस टू बी द डायमंड. उसको पर्टिकुलर एंगल्स पे कट किया जाता है. एग्जैक्टली कितना एंगल्स पे दैट आई डोंट नो, बट इट इज कट इन सर्टन एंगल्स. डायमंड की खासियत है, डायमंड हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. डायमंड हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आसानी से हो जाता है. तो डायमंड के अंदर अगर कोई लाइट एंटर करती है, सपोज ये लाइट डायमंड के अंदर एंटर कर रही है, तो ये आसानी से बाहर नहीं निकल पाती. ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाती है. फिर यहां से फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो ये बहुत बार, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये बहुत बार डायमंड के अंदर घूमेगी. अगर लाइट एक ही जगह पे बार बार घूमेगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट ब्राइट और स्पार्कलिंग लगता है. तो इसीलिए हमें जो डायमंड है इतना ब्राइट और स्पार्कलिंग लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो रेज है वो कंटिन्यूअसली ऐसे अंदर अंदर घूमते जाती है. आपने बहुत सारे फेयरनेस क्रीम के एड्स भी देखे होंगे, जैसे फेयर एंड लवली. तो फेयर एंड लवली में भी कुछ इसी तरह के क्रिस्टल्स होते हैं. डायमंड क्रिस्टल नहीं होते, पर कुछ इसी तरीके के बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं. जब आप फेयर एंड लवली अपने चेहरे पे लगाते हो तो लाइट उन क्रिस्टल्स के अंदर ऐसे बहुत बार टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है. तो बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने की वजह से वो एरिया चमकने लगता है, ब्राइट दिखने लगता है. यानी कि फेयर एंड लवली लगा के आपकी स्किन गोरी नहीं होती, सिर्फ कुछ देर के लिए टेम्पररी स्किन ज़्यादा ब्राइट दिखने लगती है, और कुछ नहीं है. Let us consider the next application, inversion of object. Suppose ये एक ग्लास का प्रिज्म है. दिस इज ग्लास का प्रिज्म, और ये एक ऑब्जेक्ट है. आप चाहते हो इस ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज बने, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड इमेज मिले, तो आप इस प्रिज्म का, स्पेशल प्रिज्म का यूज कर सकते हो. तो यहां से रे ऑफ लाइट निकलेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर यहां से बाहर निकलेगी. सिमिलरली यहां से एक और रे ऑफ लाइट निकलेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ जाएगी. तो आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये यहां आ गया है, और ये जो एरो वाला पोर्शन है ये अब नीचे आ गया है. तो जो इमेज है वो उल्टी बनेगी. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज. कुछ लोग पूछेंगे उल्टी इमेज बनाने का क्या फायदा भाई? अगर ऑब्जेक्ट ही उल्टा हो तो इमेज सीधी बन जाएगी, ये फायदा है. अभी ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज उल्टी बन रही है, पर अगर ऑब्जेक्ट ही उल्टा है तो उसकी इमेज सीधी बन जाएगी. तो उल्टे ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज बनाने के लिए भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल होता है, यूज होता है. इसका तीसरा एप्लीकेशन है मिराज. मिराज आपने सुना ही होगा. बहुत लोग ऐसे डेजर्ट एरिया में जाते हैं, रेगिस्तान में जाते हैं, और वहाँ पे उन्हें अचानक पानी दिखता है. वो पानी की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही वो पानी के पास पहुँचते हैं पानी गायब हो जाता है. यानी कि उन्हें पानी की नकली इमेज दिखती है. उन्हें ऐसा फील होता है कि डेजर्ट में पानी है, पर जैसे ही वहाँ जाते हैं पानी गायब. और ऐसा आदमी घूम घूम के भाग भाग के थक के पानी की कमी से मर जाता है. तो लेट अस सी मिराज आखिर क्यों बनता है.
एनसीईआरटी में मिराज का क्या एक्सप्लेनेशन है। सो लेट अस कंसिडर, ये डेजर्ट सैंड है, दिस इज अ लेयर ऑफ सैंड, और यहां पे एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री ओवर हियर, खजूर का पेड़। डेजर्ट में ऑफकोर्स खजूर ही उगता है, खजूर का ही पेड़ होता है, आम का पेड़ तो मिलेगा नहीं डेजर्ट में। तो ये खजूर का पेड़ है डेजर्ट में, और दोपहर का टाइम है, सो हियर वी हैव द सन, और एकदम गर्मा गर्म एटमॉस्फियर है। ओके, ऑफ कोर्स डेजर्ट है तो, और दोपहर का टाइम है तो ठंड तो पड़ेगी नहीं, बर्फ तो पड़ेगी नहीं, सो इट्स अ वेरी हॉट एटमॉस्फियर। तो जो सैंड है ये बहुत ज्यादा हॉट हो जाती है, द सैंड इज वेरी वेरी हॉट। सैंड के ऊपर की जो एयर की लेयर है, दिस एयर लेयर, दिस इज वेरी हॉट लेयर ऑफ एयर, वेरी हॉट एयर। इस बहुत ही गर्म हवा के ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म है, पर इतनी गर्म नहीं है। सो सैंड विच इज वेरी हॉट बिकॉज ऑफ द सन, सैंड के जस्ट ऊपर की एयर बहुत बहुत गर्म है। तो सैंड के ऊपर की जो एयर है वो बहुत गर्म है, और इस एयर के लेयर के ऊपर जो अगली लेयर ऑफ एयर है वो गर्म है, बहुत गर्म नहीं है, गर्म है। तो ये जो बहुत हॉट एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, यानी ये रेयर मीडियम है, और ये जो हॉट एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। सो वी हैव डेंस मीडियम, रेयर मीडियम। तो अब सपोज यहां से एक रे ऑफ लाइट निकली, वो रे ऑफ लाइट जा रही है डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया उसका, ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये रे ऑफ लाइट आई, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। यहां पे एक आदमी है, उसे तो रे ऐसी दिखती हुई, उसे इस तरह की रे दिखी, तो उसका दिमाग, अगर रे ऐसी आ रही है लाइट रे, तो उसका दिमाग इसको रिट्रेस करेगा, और उसका दिमाग इसको रिट्रेस करेगा तो आदमी को यहां ऑब्जेक्ट दिखेगा, मतलब आदमी को खजूर का पेड़ यहां दिखेगा, नीचे आदमी को खजूर का पेड़ कुछ ऐसा दिखाई देगा। हमें ये उल्टी चीजें कहां दिखती है? पानी में। पानी में जब भी आप पेड़ को देखते हो वो उल्टा दिखता है, तो इस आदमी को लगता है यहां पानी है, भाग के आता है, पर यहां तो पानी है ही नहीं। तो दिस इज हाउ मिराज वर्क्स। तो यहां पे जो डेंस एयर है, हॉट एयर है, डेंस है, वेरी हॉट एयर, रेयर, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंस टू रेयर, एंड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, लाइट यहां आती है, ब्रेन पाथ को रिट्रेस करता है, इमेज यहां दिखती है। इमेज का यहां दिखना झाड़ उल्टा जैसे दिखता है तो आदमी को लगता है यहां पानी है, बट देयर इज नो वाटर ओवर हियर, दिस इज व्हाट इज मिराज। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है ऑप्टिकल फाइबर। अब आज के ज़माने में जितना भी हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ करते हो वो सब इस ऑप्टिकल फाइबर की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। 4G टेक्नोलॉजी और आने वाली जो 5G टेक्नोलॉजी है वो सब इस ऑप्टिकल फाइबर पे ही डिपेंड करेगी। हालांकि हमें 11th और 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे इतना डेप्थ में नहीं जाना है, हमें बस इसे थोड़ी बहुत डेप्थ में समझना है। इंजीनियरिंग क्लासेस में इसे और डेप्थ में सिखाया जाता है। सो ऑप्टिकल फाइबर का मैं आपको बताता हूं दिखता कैसे है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है। सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर में एक ग्लास का इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, ग्लास सिलेंडर बोल सकते हैं इसको। तो दिस इज अ ग्लास सिलेंडर, और इस ग्लास सिलेंडर को बोला जाता है कोर। ओके, पूरा ग्लास से बना है, अंदर पाइप नहीं है, एम्प्टी नहीं है, ये पूरा ग्लास से बना है, इट्स सॉलिड फ्रॉम इनसाइड, इट इज कॉल्ड एज कोर। और कोर के बाहर एक और ग्लास की लेयर होती है। इस आउटर ग्लास की लेयर को बोलते हैं क्लैडिंग। ओके, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
एग्जाम्पल 1.53, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम होता है। एग्जाम्पल 1.48, तो कोर भी ग्लास से बना है, सॉलिड है, क्लैडिंग भी ग्लास से बना है, सॉलिड है, कोर को कवर करता है क्लैडिंग, और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, इसका 1.53 लग, ये बस एक एग्जांपल है, 1.53 और इसका 1.48। ओके, तो आखिर इसका वर्किंग कैसा है? इसका वर्किंग कुछ इस तरीके का है। सपोज, और इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर का एक्सिस है। इसका वर्किंग कुछ इस तरीके का है। अगर एक रे ऑफ लाइट आ रही है, एयर से आ रही है, तो कोर में घुसने के बाद वो इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं रिफ्रैक्ट हो गई है। अब ये जो रे है, नाउ इट इज ट्रैवलिंग इन डेंस मीडियम, आप देख सकते हैं कोर डेंस है, ये डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो ये रे ऑफ लाइट रिटर्न आ जाती है। तो रे ऑफ लाइट यहां से गई, यहां गई, फिर यहां से रिटर्न आती है, फिर यहां जिगजैग पाथ फॉलो करके आगे बढ़ती जाती है। कुछ इस तरीके से डायग्राम में बनाओ तो ये कोर, बाहर का क्लैडिंग, ये रे ऑफ लाइट आती है और ऐसे जिगजैग तरीके से आगे जाती है। तो एक जगह से लाइट दूसरी जगह पे पहुंच जाती है, और लाइट के एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाने के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आप इंजीनियरिंग में सीखेंगे। ऑप्टिकल फाइबर एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, उसमें आप डेप्थ में सीखेंगे कि इस लाइट को यहाँ भेज के फ़ायदा क्या है। पर फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि अगर ये ऑप्टिकल फाइबर नहीं होता तो आप 4G हाई स्पीड इंटरनेट के मज़े नहीं ले पाते। सो दिस ऑप्टिकल फाइबर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, अंदर का कोर, बाहर का क्लैडिंग, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ऑप्टिकल फाइबर में जो अगला कंसेप्ट है वो है कोन ऑफ एक्सेप्टेंस। ऑप्टिकल फाइबर में कहीं से भी लाइट डालोगे और कहीं भी लाइट घुस जाएगी और आर पार हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। देयर इज अ सर्टन वे इन विच लाइट शुड बी इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल फाइबर। तो सपोज ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, दिस इज द कोर, एंड पहले कोर बना देता हूं, और उसके बाहर की क्लैडिंग। अरे हाँ, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज तो बताना भूल ही गया। ऑप्टिकल फाइबर कितना थिक होता होगा, इसकी थिकनेस कितनी होती होगी? ये 1 सेंटीमीटर मोटा होता होगा, 2 सेंटीमीटर मोटा होता होगा, कितना मोटा होता होगा ये? वेल, इसकी थिकनेस आपके बाल के थिकनेस से भी कम होती है। यस, यू हैव हर्ड इट राइट, इट इज अ वेरी 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 थिन पीस ऑफ ग्लास, इट्स वेरी थिन, येट वेरी फ्लेक्सिबल इनफ, टूटता भी नहीं आसानी से। आपके बाल जितना भी पतला होता है उससे भी पतला हो सकता है। तो डायग्राम में इतना बड़ा दिख रहा है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर इतना बड़ा जाड़ा मोटा नहीं होता, बहुत ही पतला होता है। ओके, वंस अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो ये ऑप्टिकल फाइबर है। सपोज एक रे ऑफ लाइट यहां पे आई, एक रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, ये अंदर जाने के बाद रिफ्रैक्ट होगी, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। ये देखो, मैंने इसको रिफ्रैक्ट कर दिया। ओके, सो आई हैव रिफ्रैक्टेड इट। अगर ये एंगल, if this angle of incidence becomes exactly equal to critical angle, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल जितना हो गया तो ये रे इस तरह से सरफेस को ग्रेस करेगी, और यहां से बाहर आ जाएगी। गॉट इट? तो अगर ये एंगल है, ये यहां पे आके इंसिडेंट हुआ, तो दिस आई इक्वल टू थीटा सी। सिमिलरली यहां से भी अगर एक रे आएगी तो वही होगा। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ
एक्सेप्टेंस. ओके, सो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस. हम इसे थीटा ए लिखेंगे. एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस थीटा ए. अब सपोज कोई रे ऑफ लाइट, और फिर हाँ, अगर मैं इस लाइन की मदद से कोण बनाऊं, सो लेट दिस बी अ कोण. ये असली कोण है, इमेजिनरी कोण है? ऑफ कोर्स इमेजिनरी कोण है. सो मैंने एक इमेजिनरी कोण बना दिया. यू कैन सी दिस इज एन इमेजिनरी कोण. ओके, तो ये एक्चुअली एक रे ऑफ लाइट है जो इसके अंदर घुसी. ये एंगल क्रिटिकल एंगल थीटा सी बना और ये यहां से ऐसा निकल गया. और फिर मैंने इसकी मदद से कोण बना दिया. ये भी है, ये एंगल भी एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस ही है. सही बन, दिस एंगल इज एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस, दिस एंगल, तो एक कोण बना दिया मैंने. अगर कोई रे ऑफ लाइट बाहर से आएगी, यहां से इस कोण के बाहर से आएगी और फिर वो रे अंदर घुसेगी, तो आप देख सकते हो ये जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तो ये इस तरह से बाहर चली जाएगी. यानी कि ये रे ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी. तो जो रे इस कोण के बाहर से आती है, ये लाइट इस कोण के बाहर से आ रही है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, इस तरह से बाहर चली जाएगी. और हर वो रे जो इसके अंदर से आएगी, अगर कोई रे यहां से अंदर से आ रही है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करके आर पार चली जाएगी. इस कोण को बोला जाता है कोण ऑफ एक्सेप्टेंस. तो कोण ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? कोण ऑफ एक्सेप्टेंस इज द कोण थ्रू विच इफ लाइट एंटर्स undergoes total internal reflection and goes from one point to the another point of the optical fiber. अगर कोन ऑफ एक्सेप्टेंस के बाहर से, आप देख सकते हैं कोन ऑफ एक्सेप्टेंस के बाहर से रे आई है, वो यहाँ आर पार चली जाएगी, वो बाहर चली जाएगी ऑप्टिकल फाइबर के, इस एंड से बाहर नहीं आ पाएगी, लॉस्ट हो जाएगी. दिस रे विल गेट लॉस्ट. ओके, तो इस एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस का फॉर्मूला निकालते हैं. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस. आप यहां देख सकते हैं, यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां पे ग्रेजिंग हो रही है, ग्रेजिंग, क्रिटिकल एंगल की ग्रेजिंग हो रही है. सो आई नो दैट साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज गिवन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम. यहां पे रेयर मीडियम क्लैडिंग है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम. यहां पे डेंसर मीडियम कोर है. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल. अब आप देख सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा सी है, ये एंगल 90 है, तो इस ट्रायंगल में ये जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा सी बनेगा. करेक्ट, 90 माइनस थीटा सी. so this will be the angle formed 90 minus theta c. अब मैं एयर और कोर के बीच में स्नेल्स लॉ लगाऊंगा फॉर एयर एंड कोर. साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको मानेंगे. करेक्ट, एयर यहां से आ रही है, तो इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर विद रिस्पेक्ट टू एयर. ये देखो यहां पे एयर लिखा है, यहां पे आई लिखा है, यहां पे कोर लिखा है, यहां पे आर लिखा है. देयरफॉर साइन ऑफ एयर का एंगल आई है, एयर में एंगल ये वाला एंगल है, एयर में तो ये वाला एंगल बन रहा है ना नॉर्मल के साथ. सो साइन ऑफ एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस अपॉन साइन ऑफ, ये एक्चुअली आर है, ये आई और ये आर है, आर इज 90 माइनस थीटा सी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर. एक बार फिर से मैंने ये लास्ट इक्वेशन आपके लिए लिखा है.
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा ए साइन 90 माइनस थीटा सी बिकम्स कॉस थीटा सी। कॉस थीटा सी को ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर करके रूट डाल दिया, स्क्वायर करके रूट डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन थीटा ए कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, फिर इसको यहां भेज दिया, तो साइन थीटा ए इक्वल टू म्यू कोर इंटू 1 माइनस साइन थीटा सी द होल स्क्वायर। अब ये जो साइन थीटा सी है, साइन थीटा सी का वैल्यू हमें पता है, म्यू क्लैडिंग अपॉन म्यू कोर। साइन थीटा सी का वैल्यू म्यू क्लैडिंग अपॉन म्यू कोर, तो यहाँ पे साइन थीटा सी का वैल्यू डाल दिया, म्यू क्लैडिंग अपॉन म्यू कोर। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ऑफ थीटा ए इक्वल टू दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमें कोन ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, थीटा ए मिल जाएगा। ये डेरिवेशन जो पूरा है ये बोर्ड्स में नहीं आता, ये जो डेरिवेशन है मैंने बस ऐसे ही करके बताया, बोर्ड्स में नहीं पूछते इस डेरिवेशन को। तो अगर एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, साइन ऑफ एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस इज गिवन बाय अंडर रूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर का स्क्वायर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग का स्क्वायर। इस चीज को न्यूमेरिकल अपर्चर भी कहा जाता है। तो ये न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला है, म्यू कोर स्क्वायर माइनस म्यू क्लैडिंग स्क्वायर। लेट अस सी न्यूमेरिकल। एक ऑप्टिकल फाइबर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और क्लैडिंग का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर पूछा है और न्यूमेरिकल अपर्चर पूछा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। साइन ऑफ एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस is given by under root of refractive index of core का square minus refractive index of cladding का square, which is equals to under root 1.5 का square minus 1.4 का square। 1.5 का square होता है 2.25 और ये हो जाएगा 1.96। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.29 इन अंडर रूट। सो दिस इज द साइन ऑफ एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस और यही न्यूमेरिकल अपर्चर है। तो इसमें लिखा है ना फाइंड द न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू मिल गई। अब ये जो थीटा ए है एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस, वो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 0.29। जो टेबल्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड टेबल्स होते हैं, वहाँ से थीटा ए का वैल्यू मिल जाएगा। ऑफकोर्स जेडब्ल्यू में टेबल्स नहीं देते, पर फिर जेडब्ल्यू में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये जो वैल्यू है ये हाफ रूट 3/2 हो जाए ताकि थीटा ए आराम से निकल जाए। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन ऑप्टिकल फाइबर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। एक ऑप्टिकल फाइबर है जिसके कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर रूट 1.5 दिया है। दो रेज ऑफ लाइट हैं जो इस ऑप्टिकल फाइबर के पास साथ में आती है और दोनों इस ऑप्टिकल फाइबर में प्रोपोगेट करती है। जो पहली रे है वो 0 डिग्री बनाती है एक्सिस के साथ और दूसरी रे 60 डिग्री बनाती है। अगर ऑप्टिकल फाइबर 1 किलोमीटर लंबा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन टाइम फॉर द टू रेज टू इमर्ज फ्रॉम द अदर एंड। रेडियस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर दिया है। तो पहले ये क्वेश्चन आपको समझाना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो लेट अस कंसीडर दिस टू बी द ऑप्टिकल फाइबर। So here I have drawn a diagram of optical fiber. So this is the optical fiber. Of course ये कोर है, मैं क्लैडिंग नहीं बना रहा हूं। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है अंडर रूट 1.5। दो रेज आ रही है इसके पास। पहली रे 0 डिग्री बना रही है एक्सिस के, मतलब ये है पहली रे। सो दिस इज द फर्स्ट रे। रे 1, ओके, ये एक्सिस से 0 डिग्री बना रही है। दूसरी रे
एक्सिस से 60 डिग्री बना रही है. सो सेकेंड रे इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. So this is the second ray. और ये एक्सिस से 60 डिग्री बना रही है. ये एक्सिस से मतलब ये एंगल 60 डिग्री है. ओके. तो अब जब ये कोर के अंदर घुसेगी तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी और ये हो गई रिफ्रैक्ट. क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ. इसको आर नाम दे देते हैं. वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज साइन आई अपॉन साइन आर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया है √1.5. एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है. देखो एयर में 60, कोर में आर. एयर में 60, कोर में आर. साइन 60 साइन आर. साइन 60 होता है √3/2 साइन आर. देयरफॉर साइन आर इक्वल टू दिस इज 1 ज़ा 2 ज़ा तो ये हो जाएगा 1/√2. इफ यू कैलकुलेट इट, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा √2 डिवाइड बाई 2 1/√2 बचेगा. देयरफॉर ये जो आर है वो 45 डिग्रीज है. तो जो रेट 2 है ये 45 डिग्री से एंटर करेगी. नाउ लेट मी रीड्रॉ द रफ डायग्राम फॉर यू वंस अगेन. ये है फाइबर. यहां से रे आई 60 डिग्री पे और 45 डिग्री पे बेंड हो गई. सो दिस इज 45 डिग्री. ओके. अब ये देखिए, ये गैप हमें पता है. वी नो दिस गैप. दिस गैप इज रेडियस ऑफ द कोर. रेडियस ऑफ कोर दिया इन्होंने √2 मिलीमीटर. तो ये जो रेडियस है ये √2 mm है. ओके. तो दिस इज √2 mm. अब ये क्या है? क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा. प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो अगर ये √2 है तो ये भी √2 mm है. So we now know that if this is √2 mm, even this is √2 mm. यानी कि अगर ये जो रेट 2 है, अगर ये √2 mm है, ये √2 mm है, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये 2 mm हो जाएगा. करेक्ट. ये √2 mm, ये √2 mm. बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस विल बिकम 2 mm. सो इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट रे जब यहां से यहां जाएगी, यानी कि इफ द फर्स्ट रे इज ट्रेवलिंग √2 मिलीमीटर, पहली रे अगर यहां से यहां जा रही है तो सेकेंड रे इज ट्रेवलिंग 2 मिलीमीटर. सेकेंड रे को 2 मिलीमीटर जाना पड़ेगा. तो अगर फर्स्ट रे √2 mm जाएगी तो सेकेंड रे 2 mm ट्रेवल करेगी. करेक्ट. √2 टाइम्स ज्यादा. देयरफॉर द सेकेंड रे इज ट्रेवलिंग √2 टाइम्स मोर. अब क्वेश्चन में लिखा है कि यहां से लेके यहां तक एंड तक 1 किलोमीटर. दिस एंटायर डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर. यानी कि फर्स्ट रे यहां से लेके यहां तक 1 किलोमीटर ट्रेवल करेगी.
अगर फर्स्ट रे ट्रेवल्स 1 किलोमीटर, ये है फर्स्ट रे, ये 1 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, तो जो सेकेंड रे है वो √2 टाइम्स ज़्यादा ट्रैवल करती है। फर्स्ट रे यहाँ से यहाँ आई, ये यहाँ आ गया, फिर फर्स्ट रे यहाँ से यहाँ आई, ये यहाँ आ गया, ये भी √2 mm, ये भी √2 mm, उतने में ये 2 mm, ये 2 mm, यानी कि √2 टाइम्स ज़्यादा ट्रैवल कर रही है। फर्स्ट रे को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड रे का डिस्टेंस मिल जाएगा। देयरफॉर सेकेंड रे इज ट्रैवलिंग √2 किलोमीटर। तो पहली रे की स्पीड, पहली रे ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर, सेकेंड रे ट्रैवलिंग √2 किलोमीटर। नाउ स्पीड ऑफ लाइट इन कोर ये कैसे निकालें? इसके लिए फिर से स्नेल्स लॉ लगेगा। वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन कोर। ओके, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर तो दिया है √1.5 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन स्पीड इन कोर, स्पीड ऑफ लाइट इन कोर। देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट इन कोर ये हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाय √1.5। okay, so this will come out to be if I put this in √9 and √6 × 10⁸ meter per second. If you calculate this you will get √6 × 10⁸ meter per second. बेसिक मैथमेटिक्स है, 3 को √9 लिख दो, 1 दा 6 दा हो जाएगा। अब हम देखते हैं फॉर रे 1, स्पीड तो पता चल गई हमें रे की कोर के अंदर, √6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रे 1 कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो भी हमें पता है 1000 मीटर। सो टाइम फॉर रे 1 इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा 10⁻⁻5 अपॉन √6 सेकेंड्स। सिमिलरली फॉर रे 2 जो टाइम हो जाएगा, रे 2 √2 किलोमीटर ट्रैवल कर रही थी, √2 × 10⁻³ मीटर्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड पता है हमें √6 × 10⁸, तो ये हो जाएगा 1/√3 × 10⁻⁻5 सेकेंड्स। तो दोनों के बीच में जो टाइम गैप है वो हो जाएगा T2 - T1, यानी कि 10⁻⁻5 कॉमन ले लेता हूं मैं, 1/√3 - 1/√6। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इतना टाइम गैप लगेगा सेकेंड्स में। इट्स अ बिग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार देखो, खुद से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आ जाएगा। द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज फिश व्यू। जब कोई मछली ऊपर देखती है तो उसे हमारी तरह आसमान पूरा नहीं दिखता, उसे एक रिंग दिखती है, उसे एक सर्कुलर ब्राइट रिंग दिखती है पानी के सरफेस के ऊपर। लेट मी शो दिस रिंग टू यू। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिंग। आप देख सकते हैं इस पिक में, जब भी कोई फिश ऊपर देखती है तो उसे एक सर्कल दिखता है। आप देख सकते हैं सर्कल को, और इसी सर्कल का रेडियस हमें निकालना है व्हेन द फिश लुक्स फ्रॉम द बॉटम। ये मछली नीचे से देख रही है, ऊपर का पिक नहीं है, नीचे से जब मछली ऊपर देखती है पानी के सरफेस का, वो पिक है ये। आई होप इट इज क्लियर। तो आपने अभी अभी उस रिंग को देखा, तो ये फिश है, आखिर वो रिंग उसे क्यों दिखती है? सपोज ये फिश है, यहां से जो रे ऑफ लाइट निकली
अगर वो क्रिटिकल एंगल के ऊपर वो रे ऑफ लाइट आती है, गिरती है, द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम, अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल है तो इसके आगे की रेस पानी को ग्रेस कर देंगी, यानी कि बाहर तक नहीं पहुंच पाएंगी, मतलब उसको बाहर का कुछ नहीं दिखेगा। सिमिलरली ये जो रे है, अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल है तो ये रेज यहां चली जाएंगी, यानी कि मछली को सिर्फ इतने अंदर का ही दिखता है, क्योंकि इस कोन के अंदर से कोई भी रे अगर आई तो वो बाहर जा सकती है। तो इस मछली को यहां की चीजें दिखेंगी, लेकिन अगर कोई रे ऐसी आ रही है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होके यहां से चली जाएगी। तो इस मछली को सिर्फ ये दिख रहा है, और ये रेडियस निकालने के लिए हम इन दो कंसेप्ट का यूज करेंगे। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस, एंड tan थीटा सी, यहां से देखो tan थीटा सी इज r अपॉन h। इन दो चीजों का हम लोग यूज करेंगे। इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये एक फिश है, पानी के अंदर है, मान लेते हैं इसका डेप्थ है 10 मीटर। 10 मीटर के डेप्थ पे फिश है, तो यहां से हम ऐसा ड्रॉ करेंगे रे। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो गया और ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो गया, तो मछली को सिर्फ ये एक रिंग दिखेगी ऊपर। इस रिंग का रेडियस निकालना है r। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया होगा क्वेश्चन में 4/3। हमें पता है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर, यहां पे रेयर मीडियम हवा है, करेक्ट ना, रेयर मीडियम इज एयर, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस, डेंस मीडियम पानी है, 4/3। दिस इज द क्रिटिकल एंगल। तो साइन थीटा सी इज कमिंग टू बी 3/4। अब अगर ये थीटा सी है तो ये एंगल भी थीटा सी है। अब हमें साइन थीटा सी पता चल गया, तो अब मैं ट्रायंगल बनाऊंगा। मान लेते हैं ये थीटा सी है, साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट है ये, अपोजिट, हाइपोटेनियस है 4। बाय पाइथागोरस ये हो जाएगा √4² माइनस 3², तो 16 माइनस 9 7। सिमिलरली फिर मैं tan थीटा सी का यूज करूंगा। tan थीटा सी इज अपोजिट, मतलब r अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट यहां पे 10 है, therefore r इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स tan थीटा सी का वैल्यू इस ट्रायंगल से मिल जाएगा। tan थीटा सी इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो जो सर्कल है इसका रेडियस होगा 30/√7 मीटर।